अध्याय 404 गिरफ्तार। मिमियो को बहुत दुख हुआ और वह बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने जल्दी से बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़ लिया और कहा, दादी, बहन मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रही है। उसने मुझे अतीत में की गई गलतियों के लिए माफ नहीं किया है। उसने मुझे खुद को सुधारने के लिए प्रेरित करने के लिए ऐसा किया। मैं बहन को दोष नहीं दूंगा। इन शब्दों ने आसपास के लोगों को आम भरने पर मजबूर कर दिया। जब वांग यू अभी भी आसपास था तो सभी ने देखा था कि मिशु और उनके बीच क्या हुआ था। लेकिन अब जब वांग यू को गिरफ्तार कर लिया गया था और वह बाहर नहीं आ सका, तो मिमियो ने एक नया मोड़ लाने की ठान ली थी। आखिरकार वे परिवार थे। मिस मिशु बहुत क्रूर थी, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। मैं परिवार में काम करने वाले नौकरों की तो बात ही छोड़ दें। यदि भविष्य में उन्होंने गलती से मिस्सी को नाराज कर दिया तो उन्हें नहीं पता था कि मिशु कितनी बड़ी परेशानी का कारण बनेगी। एक पल के लिए मिमियो के प्रति सहानुभूति के अलावा मैं परिवार के कई लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। मिमियो ने उदास होकर कहा, लेकिन मैं फैंग की नसें उभरी हुई थीं। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरी बहन ने सचमुच ऐसा किया है? यदि तुम मेरी बहन की निंदा करने का साहस करते हो तो तुम्हें परिणाम पता होना चाहिए। मिमियो घबराकर जल्दी से बुजुर्ग महिला की बाहों में सिमट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जियो फैंग, मैं वास्तव में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। बहन ने इतना गंभीर घाव नहीं किया। मैं खुद को कैसे चुटकी काट सकता था? मुझे सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए अपने शरीर को इस तरह चोट नहीं पहुंचाना है। मैं फैंग ने संडायव का गया, चाहे वह बहन थी या नहीं, मैं उसके साथ इसकी पुष्टि करूंगा। लेकिन अगर किसी को पता चला कि तुमने उसकी अनुपस्थिति में उसे बदनाम करने की हिम्मत की है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही उसने मिमियो की ओर देखा और चला गया। रेस्तरां में तनावपूर्ण माहौल भी गायब हो गया। मिमियो को पूरी तरह से राहत मिली। दादी, मैं इसके लायक हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं निश्चित रूप से अपनी बहन और भाइयों को फिर से मुझे स्वीकार करने पर मजबूर कर दूंगी। मूर्ख बच्चा, उसने तुम्हारे साथ बहुत अपमानजनक काम किया है। तुम्हें वास्तव में उसे खुश करने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया के शब्द अपनी पोती के लिए चिंता से भरे हुए थे। इसी समय उनके घरेलू डॉक्टर आ गए और बुजुर्ग महिला ने तुरंत मिमियो से अपने घाव पर दवा लगाने के लिए कहा। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि बुजुर्ग महिला और मिमियो रेस्तरां छोड़ चुके थे, मैं परिवार के नौकर एक साथ इकट्ठे हुए और पाओ सहस, यह सबसे बड़ी मिस वास्तव में निर्दयी है। वह स्पष्ट रूप से दूसरी मिस को दूर भगाना चाहती है। अगर हम भविष्य में कोई गलती करते हैं तो क्या सबसे बड़ी मिस हमें चुप कराने के लिए हमें मार डालेंगी? यह इतना गंभीर नहीं होना चाहिए, लेकिन मिस आ की गर्दन पर घावों को देखकर वे काफी भयावह हैं। युवा मास्टर में को मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। वह खुद को दिखाने से डरता है। क्या मिस की भी हिंसा की ओर प्रवृत्ति हो सकती है? अगर ऐसा मामला है तो मुझे लगता है कि अपने जीवन की खातिर बेहतर होगा कि हम जल्दी ही इस्तीफा दे दें। एक आंटी जो मैदान की सफाई की प्रभारी थीं, ने गंभीरता से कहा। जैसे ही उसने यह कहा, उसके आसपास के लोग तुरंत असंतुष्ट हो गए। यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अब नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है? हालांकि मैं परिवार जो वेतन देता है वह सबसे अधिक नहीं है। मैंने यहाँ इतने सालों तक काम किया है। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सबसे बड़ी मिस वास्तव में मारने की हिम्मत करती है। यदि भविष्य में केवल दूसरी मिस को मैं परिवार विरासत में मिल सके, किसी ने धीमी आवाज में कहा। बाकी लोग चौंक गए और जल्दी से पीछे मुड़े, लेकिन पाया कि यह आंटी लियू थीं, जो वांग यू की देखभाल के लिए जिम्मेदार थीं। आंटी लियू, ऐसा मत कहो। हमें बस अपना काम करना है और वेतन का अपना हिस्सा लेना है। अमीरों के झगड़ों में मत पड़ो। इसके अलावा सबसे बड़ी मिस निर्दयी है। अगर वह तुम्हें ऐसा कहते हुए सुन लेती है तो तुम सचमुच एक दुखद मौत मर सकते हो। यह देखकर अन्य सभी ने उससे बकवास न करने का आग्रह किया। चाची लियू ने उदासीनता से कहा, मैं उससे नहीं डरती। यह एक वैध समाज है। मुझे लगता है कि अगर दूसरी मिस कार्यभार संभालती है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ी मिस से बेहतर व्यवहार करेगी। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आइए इंतजार करें और देखें। जैसे ही उन्होंने इतना कहा, बतलहू अचानक हड़बड़ी में आ गए। मिमियो को दवा लगाते हुए देखकर उसने गंभीरता से कहा, दूसरी मिस,
बाहर पुलिस आपकी तलाश कर रही है। मैं उन्हें अंदर बलून। क्या कहा आपने? मिमियो ने अविश्वास में दवा लगा रहे डॉक्टर के हाथ को दूर धकेल दिया। बाहर पुलिस की कड़ी निगाहों का सामना करते हुए वह सोफे से खड़ा हो गया और बोला, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? नेता। कैप्टन वांग ने अपनी पहचान साबित करने के लिए पहले अपनी पहचान दिखाई और फिर कहा, मिस मे, हमें संदेह है कि आप 6 साल पहले एक जानबूझकर हत्या के मामले से संबंधित हैं। कृपया हमारी जांच में सहयोग करें और हमारे साथ पुलिस स्टेशन आएं। क्या 6 साल पहले? ममा को कुछ भी पता नहीं है। आप जनता की पुलिस हैं। आप किसी बच्चे को कैसे धमका सकते हैं? बुढ़िया मिमियो को अपने पीछे छिपाना चाहती थी और उसकी आंखें अप्राकृतिक रूप से संपर्क से बचने लगीं। यह देखकर कैप्टन वांग ने सिर हिलाया और कहा, तो कृपया हमारे साथ आएं, मैडम और मिस मे। आप क्या कर रहे हो? मेरा बेटा एक कंपनी का अध्यक्ष है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा करते रहे तो मैं आप पर अदालत में मुकदमा करूंगा और न्यायाधीश आपकी खाल उधेड़ देगा। बुजुर्ग महिला गुस्से में पैर पटकने लगी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे दोनों तरफ से खींचकर बाहर निकाला। अध्याय 405 उजागर। अनुवादक हिनी ट्रांसलेशन। संपादक हिनी ट्रांसलेशन। मैडम, हम सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं। कृपया हमारे लिए चीजों को कठिन न बनाएं। कैप्टन वांग और बटलहू के सिर हिलाने के बाद उन्होंने हाथ हिलाया और अपने अधिकारियों से उन दोनों को ले जाने के लिए कहा। चाची लियू ने अवचेतन रूप से उसका पीछा किया। उसने अपनी आंखों से देखा कि मिमियो और बुजुर्ग महिला दोनों को पुलिस की गाड़ी में ठूंस दिया गया था। वह घबरा गई और उसने अपना फोन निकालने की कोशिश की। बटलहू ने चुपचाप उसके कार्यों को देखा और गुप्त रूप से उस पर अधिक ध्यान दिया। निश्चित रूप से आसपास के लोगों के टिटा बितर होने के बाद यह व्यक्ति चुपचाप विला से निकल गया, सुदूर और सुनसान पिछवाड़े में चला गया और फिर घबराकर फोन किया। बटलहू ने उसके पीछे मौके का फायदा उठाया और उसकी कलाई पकड़ ली। आंटी लियू आश्चर्यचकित रह गईं। उसका फोन उसने इतनी आसानी से छीन लिया। चिंता से उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने उसे छीनने के लिए हाथ उठाया। लेकिन वह किसी पुरुष की जोड़ी कैसे बन सकती है? बटलहू ने एक हाथ से अपना फोन पकड़ा और दूसरे हाथ से उसे दूर धकेल दिया। उन्होंने सख्ती से सवाल किया, आप किसे सूचित करना चाहते हैं? चाची लियू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और केवल अपना फोन वापस लेना चाहती थी। बटलहू को उससे कोई सच्चाई सुनने की उम्मीद नहीं थी। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि इंटरफेस अभी तक बंद नहीं हुआ था, उसने जल्दी से स्क्रीन पर नजर डाली और उसे ओल्ड वैंग शब्द दिखाई दिए। बटलहू चौंक गया और तुरंत समझ गया कि आंटी लियू को न केवल सच्चाई पता थी, बल्कि वह भी इसमें शामिल हो सकती थी। उसने तुरंत कार्रवाई की, उसकी बाह मरोड़ दी और उसे सामने ले गया। बगीचे में माली, जो शाखाओं की छटाई के लिए जिम्मेदार थे, यह दृश्य देखकर चौंक गए और स्थिति के बारे में पूछने के लिए जल्दी से चले आए। बटलहू ने किसी को रस्सी लाने का आदेश दिया। अन्य लोगों ने आंटी लियू की ओर देखा जो संघर्ष कर रही थी और घबराहट में करवट ले रही थी, लेकिन अंत में उन्होंने वैसा ही करने का फैसला किया जैसा बटलहू ने कहा था। रस्सी तुरंत मिल गई और बटलहू ने इसका इस्तेमाल आंटी लियू पर किया। उसे बांधने के बाद उसने कुछ सुराग पाने की उम्मीद में आंटी लियू के फोन को उसके सामने ही अनलॉक कर दिया। तुम बेशर्म बूढ़े आदमी हो, जल्दी से मेरा फोन मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं अतिरिक्त सुरक्षा बल बुला लूंगा। आंटी लियू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चिल्लाए, कोई, बटलहू मेरे साथ छेड़छाड़ करना चाहता है। यह ध्वनि बहुत शक्तिशाली थी। विला में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपना सिर बाहर निकाल लिया। बटलहू सदमे में शर्मा गए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? चिल्लाओ मत। मदद। यह बूढ़ा बटलर मुझे बांधना चाहता है और मेरे साथ छेड़छाड़ करना चाहता है। क्या कोई मुझे बचा सकता है? आंटी लियू ऊपर चिल्लाएं और जल्द ही कई लोग यहाँ जमा हो गए। यह देखकर कि आंटी लियू वास्तव में रस्सी से बंधी हुई थी, नौकरों ने सदमे में हु यान को देखा। बटलहू, तुम क्या कर रहे हो? बटलहू दूसरों के अविश्वसनीय भावों को सबसे अधिक बर्दाश्त नहीं कर सके। उसने हताशा में अपने पैर पटकते हुए कहा, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे संदेह है कि आंटी लियू का उस मामले से संबंध है। उसे परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए मैंने किसी से उसके हाथ पैर बांधने में मदद मांगी। मेरे बगल के माली मेरी गवाही दे सकते हैं। सभी की नज़र तुरंत उन लोगों पर पड़ी।
सकारात्मक जवाब मिलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। मैं समझता हूँ, लेकिन आंटी लियू को इस तरह बांध कर रखना सही नहीं है। आप उसे पहले जाने क्यों नहीं देते? बटलहू कुछ जांच करना चाहता है। हम उस पर नजर रखने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है। खुयान के पास किसी ने उसे खोल दिया था। जैसे ही आंटी लियू मुक्त हुई, वह तुरंत फोन लेने के लिए आगे बढ़ी। खुयान ने उसे अधीरता से दूर धकेल दिया और ठंड से कहा, यदि आप परेशानी पैदा करना जारी रखते हैं, तो मैं अभी पुलिस से संपर्क करूंगा और उनसे जांच के लिए आपको ले जाने के लिए कहूंगा। इस बार आंटी लियू अंततः शांत हो गईं, लेकिन वह अभी भी अपने फोन को घूर रही थीं, उसे छीनने के लिए तैयार थीं। खुयान ने अपना हाथ उठाया, उसे सफल नहीं होने दिया और फिर इसे फिर से जांचने पर ध्यान केंद्रित किया। आंटी लियू का फोन पुराने जमाने का फोन था। वहां कोई बड़ी स्क्रीन भी नहीं थी और उसके नीचे कबीन थी। अब लगभग कोई भी इस तरह का फोन इस्तेमाल नहीं करता। किसी ने इस विसंगति को ध्यान से देखा और कहा, आंटी लियू, क्या आपने हमें कुछ समय पहले नहीं बताया था कि आपकी बेटी ने आपके लिए नवीनतम स्मार्टफोन खरीदा है? आप हाल ही में हर दिन इसका उपयोग कर रही हैं। आप इस पुराने फोन का फिर से उपयोग क्यों कर रही हैं? मुझे स्मार्टफोन का उपयोग करने की आदत नहीं है। इसके अलावा, अगर मैं गलती से इतनी बड़ी स्क्रीन को जमीन पर फेंक दूं, तो इसे ठीक करने में बहुत पैसा खर्च होगा। आंटी लियू ने अनिच्छा से समझाया। बटलहू घबरा गए और उन्होंने अपनी संपर्क सूची और संदेश रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। वह केवल अस्थायी रूप से आंटी लियू को फोन लौटा सकता था। तो अब मुझे बताओ, तुमने अभी ओल्ड वांग को क्यों बुलाया? ओल्ड वांग कौन है? किसी ने सच न जानते हुए पूछा। फिर किसी ने तुरंत उसे समझाया, ओल्ड वांग को सबसे बड़ी मिस की देखभाल के लिए मैडम ने ग्रामीण इलाकों में भेजा था। वह मैडम की दूर की रिश्तेदार है। अच्छा, ऐसा है। हर कोई प्रबुद्ध था और आंटी लियू को देखने का उनका नजरिया अचानक बदल गया। यह पता चला है कि आंटी लियू का अभी भी मैडम के रिश्तेदारों से बिना हमारी जानकारी के संपर्क है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप कहते रहे कि आपको उम्मीद है कि भविष्य में सेकंड मिस प्रभारी हो सकती हैं। अध्याय 406 सत्य प्रकट हो गया है। क्या तुमने यह बात मेरी पीठ पीछे कही थी? खुयान गुस्से में था। उसने आंटी लियू की ओर देखा और उग्रता से कहा, नहीं, आपको यह मामला पुलिस को व्यक्तिगत रूप से समझाना होगा। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने क्या किया? आपको मुझे पुलिस स्टेशन क्यों भेजना पड़ा? चाची लियू ने अपना हाथ पीछे हटाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन खुयान इतना मजबूत था कि वह छूट नहीं सकी। हताशा में वह जमीन पर लेट गई। ओह बटलहू, मेरा हाथ अचानक हिल नहीं सकता। मुझे अस्पताल ले चलो। मुझे अभी अस्पताल जाना होगा। तुम्हें मेरे चिकित्सा खर्चों का भुगतान करना होगा। यह गंदा खेलने का सबसे आम तरीका था। बटलहू स्पष्ट रूप से क्रोधित थे। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह वास्तव में डरता था कि आंटी लियू उपद्रव करेगी, तो अब वह जो सबसे ज्यादा करना चाहता था वह उसे लात मारना था। अन्य नौकरों ने आंटी लियू को तिरस्कारोना दृष्टि से देखा। उन्हें उनका व्यवहार पसंद नहीं आया। खुयान को इसकी परवाह नहीं थी कि उसने इसे कैसे नकारने की कोशिश की। उसने मिशू को बुलाया और उसे बताया कि उसने अभी क्या खोजा है। मिशू ने तुरंत कैप्टन वांग को खबर बताई और वे तुरंत लौट आए। कैप्टन वांग कार से बाहर निकले और मैं परिवार में चले गए। उन्होंने बटलहू की ओर सिर हिलाया और पूछा, वह कहाँ है? यहाँ। खुयान ने किसी से आंटी लियू को खींचने के लिए कहा। महिला के बाल बिखरे हुए थे और वह पागल महिला जैसी लग रही थी। वह धूल से सनी हुई थी। कैप्टन वांग थोड़ा स्तब्ध रह गए और अवचेतन रूप से पूछा, क्या हो रहा है? उसने पुलिस स्टेशन भेजे जाने से इनकार कर दी। चिंता थी कि वह इधर उधर भाग जाएगी, इसलिए हताशा के क्षण में मैंने किसी से उसे कुछ समय के लिए पकड़ने के लिए कहा। मुझे उससे जमीन पर लेटने और इधर उधर लौटने की उम्मीद नहीं थी। आपको शर्मिंदा करने के लिए क्षमा करें। खुयान ने लापरवाही से समझाया, यह उल्लेख नहीं किया कि उसने अभी अभी उसे रस्सी से बांधा था। कैप्टन वांग को उस पर संदेह नहीं हुआ और उसने अपने पीछे के 2 पुलिस अधिकारियों को वहां जाने के लिए कहा। आपके द्वारा प्रदान किए गए सुराग के लिए धन्यवाद। फिर हम पहले अपने लोगों को वापस ले जाएंगे। आप किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खुयान ने उसे सम्मानपूर्वक दरवाजे तक भेजा। अचानक उसने कुछ सोचा और अपनी जेब से आंटी लियू का फोन निकाला। मुझे नहीं पता कि इससे आपको मदद मिलेगी या नहीं।
यह उसका फोन है। कैप्टन वांग ने चीजों को एक सबूत बैग में भर दिया और मुस्कुराए। ठीक है, हम यथाशीघ्र जांच करेंगे और मिस मी को वह उत्तर देंगे जो वह चाहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हुयान झूठ बोल रहा होगा अगर उसने कहा कि वह उत्साहित नहीं था। बाइलिंग बटलहू की अच्छी देखभाल करती थी और जब हुयान गंभीर रूप से बीमार था तो उसने हुयान के बेटे को देखने के लिए एक डॉक्टर भी भेजा था। यदि ऐसा नहीं होता तो हुयान का बेटा उसी समय बीमारी से मर गया होता। वह बाइलिंग का एहसान चुकाने के लिए जीवन भर में परिवार में रहना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एक कार दुर्घटना बाइलिंग की जान ले लेगी। वह अपनी सारी आशा केवल बाइलिंग द्वारा छोड़े गए बच्चों पर रख सकता था। अब जब यह साबित करने का मौका था कि बाइलिंग की हत्या की गई थी और उसकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, तो वह निश्चित रूप से सहयोग करने की पूरी कोशिश करेगा। पुलिस की गाड़ी को फिर से जाते हुए देखकर हुयान अपनी आंखों में आंसू के साथ वापस होश में आया। स्कूल में मिशू के कॉल का जवाब देने के बाद उनकी मुलाकात ली जेन से हुई। पिछली बार जब वे मिले थे तब की तुलना में वह बहुत अधिक सुस्त था। किशोर लड़का मूल रूप से ऊर्जावान था, लेकिन इस समय उसके मुंह के कोने पर ठूंठ था, जिससे वह एक निराश चाचा जैसा लग रहा था। ली जेन ने धुंधली आंखों से उसे देखा। थोड़ी देर बाद उसने अपने होंठ हिलाए और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैंने दादी से सुना है कि वह आप ही थीं जिन्होंने अंकल को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद की और उन्हें इतनी जल्दी पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया। मिशू वास्तव में इस व्यक्ति से परेशान नहीं हो सकती। उसने अपनी आंखें घुमा ली और उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसे बायपास कर गई और जाने वाली थी। ली जेन ने अचानक उसे रोकने के लिए आवाज उठाई, मिशू, मेरे चाचा अब बर्बाद हो गए हैं। क्या तुमने ऐसा किया? मिशू एक पल के लिए रुकी, बाहों उठाई और कहा, क्या आपके परिवार में हर कोई किपकिप प्लास्टर की तरह है? आपको बस इसे मुझ पर लगाना है ना? ली जेन की अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। यह अच्छा है कि आपने ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें। आप दोबारा जो करना चाहते हैं, मैं उसमें बाधा नहीं डालूंगा। मिशू उससे परेशान नहीं हो सकी और चली गई। ली जेन के पास वास्तव में सही और गलत की कोई अवधारणा नहीं थी। लू मिंग ने बहुत बड़ी गलती की थी। वह पहले से ही भाग्यशाली था कि उसे कानून द्वारा दंडित नहीं किया गया। क्या वह अपना शेष जीवन शांति से जीना चाहता था? उसके सपनों में यदि मिशू को वह घिनौना रहस्य नहीं पता होता तो वह शायद इतनी निर्दयी नहीं होती। लेकिन लू मिंग को अब जो भुगतना पड़ा वह उसकी अपनी गलती थी। पुलिस विभाग बहुत तेजी से आगे बढ़ा और दोपहर में एक सफलता मिली, जिससे सच्चाई बहाल हो गई। जब ओल्ड वांग ने सुना कि पुलिस के पास रिकॉर्डिंग है, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे मिशू द्वारा धोखा दिया गया था। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने पूछताछ कक्ष में मिशू को श्राप दे दिया। हो नान को वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और कुछ दिनों तक हिरासत में रखने के बाद वह रिहा होने वाला था, लेकिन अब उसे बाइलिंग के मामले में फंसा दिया गया, जिससे पुलिस को फिर से पूछताछ करनी पड़ी। ब्रेक ऑल के जार और अन्य दो की गवाही ने उसे अपने संदेह को दूर करने में असमर्थ बना दिया, चाहे वह कितना भी बाबा। अंत में कैप्टन वांग की कुशल पूछताछ विधियों के तहत उसने आखिरकार कबूल कर लिया कि उसने और वांग यू ने बाइलिंग को मारने की साजिश रची थी। अध्याय 407 गुम। हालांकि जब खबर मिशू के कानों तक पहुंची तो उसके पास खुश होने का समय नहीं था, क्योंकि मैं वह खो गया था। हुयान ने उत्सुकता से फोन पर कहा, मिस, मुझे क्षमा करें, यह मेरी लापरवाही है। यंग मास्टर मेहे के लिए भोजन के लिए बाहर न जाना आम बात है। इसके अलावा उसे अपने कमरे में लोगों का प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए मैंने हमेशा नौकरों से उसके कमरे के दरवाजे के बाहर भोजन रखने को कहा है। लेकिन आज जो दोपहर का भोजन भेजा गया था वह इस समय अछूता रहा है। तभी मुझे यह अजीब लगा और अंदर जाने पर ही मुझे पता चला कि अंदर कोई नहीं था। समझ गया। समुदाय के सुरक्षा गार्डों से निगरानी कैमरों की जांच करने और उस दिशा का पता लगाने के लिए कहीं जहां जियो वह गया था। मिशू ने अपना बैग उठाया और शांति से निर्देश देते हुए बाहर चली गई। बटलहू जल्दी से कुछ करने गया। वेन मियू मिशू को दोहराने के लिए कुछ देर रुकने के लिए कहना चाहते थे। यह देखकर कि वह तमतमा रही थी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? मिशू ने कहा, मेरा भाई खो सकता है, मुझे वापस जाकर उसे ढूंढना होगा। वेन मियू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, फिर मैं आपके साथ वापस जाऊंगा।
एक आपको आसपास खोजने में मदद कर सकता है। जितने अधिक लोग होंगे, उसे ढूंढने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मिशु एक पल के लिए हियाक और सिर हिलाया। ठीक है, अग्रिम धन्यवाद। मेरे साथ समारोह में खड़े न हों। बात करते करते वे घर के लिए टैक्सी ले गए। यह पहली बार था जब वेन मियू में परिवार में आए थे। वह हमेशा से जानती थी कि मिशु का परिवार अमीर है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका परिवार एक बड़े विला में रहता है। घर का इंटीरियर किसी सितारा होटल जैसा शानदार था। वह एक पल के लिए असहज हो गई। यदि यह अतीत में होता तो मिशु ने अपने बदलाव पर ध्यान दिया होता, लेकिन अब मिशु स्पष्ट रूप से किसी और चीज पर ध्यान देने के मूड में नहीं थी। जब उसने हुयान को देखा तो वह जल्दी से चल दिया। अंकल हु, क्या आपको निगरानी कैमरे मिले हैं? मिस, हमारे समुदाय में कुल 4 निकास हैं। उनमें से 3 बरकरार हैं, लेकिन अंदर यंग मास्टर मेहे का कोई निशान नहीं है। दूसरा कुछ समय पहले टूट गया था और उसकी मरम्मत नहीं की गई है। यदि यंग मास्टर ने वास्तव में समुदाय छोड़ दिया है, तो वह उस निकास से बाहर चला गया होगा। क्या आपने समुदाय की सावधानीपूर्वक खोज की है? मिशु ने अपना बैग नीचे रखा, उठा और बाहर चला गया। हुयान ने पीछा करते हुए बताया, हमने समुदाय में उसकी तलाश करने के लिए लोगों को भेजा है। मुझे यकीन है कि उन्हें कोई नहीं मिला। युवा मास्टर मे को अब आसपास नहीं होना चाहिए। समझ गया। मिशु ने गहरी सांस ली और चिंता को अपने दिल में दबा लिया। उसने शांति से निर्देश दिया, मिफैंग और मिजिंग को बुलाएं और उन्हें मेहे को ढूंढने में मदद करने के लिए स्कूल के तुरंत बाद वापस आने के लिए कहें। जब मेयान वापस आए तो उसे घर पर रहने और इधर उधर न भागने के लिए कहें। समझा। जैसे ही वह बोला, मिशु पहले ही आंगन से बाहर चला गया था। हुयान ने मौसम को देखा जो अचानक उदास हो गया था और उसे मनाए बिना नहीं रह सका। मिस, ऐसा लगता है कि जल्द ही बारिश होने वाली है। बेहतर होगा कि आप घर पर उनकी खबर का इंतजार करें। मैंने पहले ही कई लोगों को बाहर भेज दिया है। उन्हें धावना में सक्षम होना चाहिए। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से जियोहे को ढूंढना चाहता हूँ। हम किसी भी समय फोन द्वारा एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मिशु ने हुयान की रुकावट को नजरअंदाज कर दिया और वेन मियू को समुदाय से बाहर कर दिया। रास्ते में वह नौकरों और नौकरानियों को हर जगह मेहे का नाम पुकारते हुए सुन सकती थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह और अधिक चिंतित हो रही थी और उसके कदम इतने तेज थे कि वेन मियू उसके साथ नहीं रह सका। वह केवल उसके बगल में घूम सकती थी। हम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? वेन मियू ने आसमान की ओर देखा और सुझाव दिया। मिशु ने सिर हिलाया। पुलिस लापता व्यक्तियों के मामलों को तब तक नहीं संभालती जब तक कि 24 घंटे से अधिक न हो जाएं। आइए पहले स्वयं खोजें। जियो वह डरपोक है और इस क्षेत्र से अपरिचित है। अगर वह अपनी मर्जी से घर से निकला था, तो उसे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था। मुझे चिंता है कि कोई जानबूझकर उसे ले गया। यह अनुमान सुनकर वेन मियू चौंक गए। यह कौन हो सकता है? मिशु ने अपना सिर हिलाया और कहा, मियू को पुलिस ले गई है और वांग यू अभी तक बाहर नहीं आया है। मैं वास्तव में किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो जानबूझकर जियोहे को निशाना बनाएगा। आइए पहले उसे ढूंढें। मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। अगर बाद में बारिश होती है तो घर के लिए टैक्सी ले लें। कोई बात नहीं, जियोहे को ढूंढने के बाद मैं वापस जाऊंगा। मैंने पहले ही अपनी माँ को फोन कर दिया है। वेन मियू ने कहा, हम अच्छे दोस्त हैं। अब आपको मदद की जरूरत है। मैं ऐसे ही बैठकर कैसे देख सकता हूँ? धन्यवाद। फिर 11 इस गली से शुरू करें। गेट से बाहर निकलने के बाद मिशु ने समुदाय के बाईं ओर इशारा किया। वेन मियू ने स्वाभाविक रूप से दूसरा पक्ष चुना। तो आइए किसी भी समय फोन द्वारा एक दूसरे से संपर्क करें। ठीक है। दोनों के सहमत होने के बाद वे अलग होने लगे। इस समय समुदाय में चीख पुकार ने विला में लोगों को चिंतित कर दिया। लूसी ने बाउंड सिकोड़ ली और अधीरता से खिड़की से बाहर देखा। बहुत शोर है। क्या हुआ? जियांग ने भी बाहर देखा और कहा, मैं बाहर जाकर डकाऊं। लूसी अधीर दृष्टि से काम करती रही। जल्द ही जियांग वह जल्दी में वापस आ गया। मास्टर सी, बुरी खबर। मिसमे का छोटा भाई मेहे लापता है। वे हर जगह उसकी तलाश कर रहे हैं। क्या कहा आपने? लूसी ने अचानक अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज को फेंक दिया, उठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। निश्चित ही
उसने कुछ परिचित नौकरों को देखा। उन्होंने तुरंत निर्देश दिया, समुदाय के पास के सभी निगरानी कैमरों की जांच करें। मेहे को तुरंत ढूंढना सुनिश्चित करें। अध्याय 408 समय के विरुद्ध दौड़। कैसा चल रहा है? मिशु पहले ही वेन मियू से मिलने वापस आ चुकी थी। वेन मियू इतनी थक गई थी कि उसकी सांस फूल रही थी। उसने दीवार पकड़ रखी थी और अपनी पीठ बिल्कुल भी सीधी नहीं कर पा रही थी। नहीं, मैं पहले ही कम से कम 5 या 6 किलोमीटर तक खोद चुका हूँ। चौराहा अभी थोड़ा ही दूर है। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी दूर चल पाएगा। मिशु की स्थिति वेन मियू जैसी ही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। ऐसा लगता है कि जियोहे को वास्तव में ले जाया गया था। तो क्या करें? जैसे ही वेन मियू ने बोलना समाप्त किया, आसमान से बारिश की एक बूंद गिरी और उसके माथे पर लगी। उसने बारिश को सुखा दिया और बेचैनी से कहा, अरे नहीं, बारिश होने वाली है। चलो वापस चलते हैं और दूसरा रास्ता सोचते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। मिशु ने अपना फोन निकाला और अपने मास्टर एफ को फोन किया और उनसे हानफी को ढूंढने में मदद करने को कहा। अप्रत्याशित रूप से एफ को उसका फोन आने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अपने सामने टमटमटे कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, तुम्हारा भाई एक आदमी के साथ कार में बैठा और साथ ही चला गया। जल्दबाजी मत करो, मैं इस कार की नवीनतम लोकेशन को तुरंत ट्रैक कर सकता हूँ। महान। मिशु अपनी आंखों में खुशी बिल्कुल भी नहीं छिपा सकी। वेन मियू ने भी खुशी से कहा, क्या आपके भाई के बारे में कोई खबर है? मिशु ने उसकी ओर जोर से सिर हिलाया। इस समय मिफैंग और मिजिंग समुदाय के प्रवेश द्वार पर लौटे और मिले। ऐसा लग रहा था जैसे मिजिंग पानी में धुल गई हो और बहुत पसीना बहा रही हो। दीदी, क्या हमें पहले पिताजी को बताना चाहिए और उन्हें उसे ढूंढने के लिए जल्दी वापस आने के लिए कहना चाहिए? चाचा हूँ ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है, लेकिन पिताजी ने कहा कि वह एक बैठक में है और नहीं जा सकते। मिशु ने बिना किसी निराशा के शांति से कहा। मिशु को अब उस आदमी से कोई अपेक्षा नहीं थी जिसे वह हमेशा अपना पिता कहती थी। दूसरी ओर मिजिंग ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और उसकी उंगलियों के बीच से खून बहने लगा। लानत है, मैं वास्तव में उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या शुरू से अंत तक उनके दिल में केवल वांग यू और उनकी बेटी हैं? तो फिर माँ ने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? आइए उस बारे में बात न करें। जियो जिंग, अब गुस्सा होने का समय नहीं है। हालांकि मिफैंग भी बहुत चिंतित थे, फिर भी वह अपनी टाकसागटता बनाए रखने में कामयाब रहे। दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? मिशु ने बाउंड चढ़ा दी और कहा, चलो पहले वापस जाएं और ड्राइवर को गाड़ी चलाने दें। जियो उसे ले जाया गया। हमें समय के विरुद्ध दौड़ लगानी होगी। हम और अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, वे जल्दी से घर भागे। संयोगवश जैसे ही वे विला में दाखिल हुए, बाहर बारिश हो रही थी। जो नौकर समय पर वापस नहीं आए थे वे पूरी तरह भीग गए थे। जबकि मिशु चिंतित था, वह रसोई के कर्मचारियों को सभी के लिए गर्म अदरक सूप का एक कटोरा तैयार करने का निर्देश देना नहीं भूला। उन्होंने बारिश में भीगे हुए लोगों के लिए कुछ कमरों में स्नानगृहों की सफाई भी करवाई ताकि वे गर्म पानी से स्नान कर सकें। सभी ने तुरंत मिशु की दयालुता की सराहना की। वे आज सुबह मिशु के बारे में अपने कठोर अनुमान के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके और वे शर्मिंदा दिखे। मिस में निर्दयी कैसे हो सकती हैं? वह स्पष्ट रूप से अत्यंत विचारशील थी। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में कोई भी स्वामी नौकरों और एवं के प्रति इतना विचारशील नहीं होगा। यह देखा जा सकता है कि मिस मी को वास्तव में उनकी परवाह थी। फिर उन्हें किस बात की चिंता थी? एक पल के लिए हर किसी का दिल मिशु की तरफ था। जैसा कि एक शीर्ष हैकर से अपेक्षा की जाती थी, एफ पुलिस की तुलना में बहुत तेज था। उसने तुरंत उस स्थान का पता लगा लिया जहां कैब अंततः गायब हो गई थी। यह एक ऐसा होटल निकला जो बहुत उच्च स्तरीय नहीं था। होटल का अपरिचित नाम सुनकर मिशु घबरा गई और एक संभावना के बारे में सोचने लगी। उसने और समय बर्बाद नहीं किया। दूसरों को घर पर छोड़कर वह मेहे को लेने के लिए ड्राइवर के साथ बाहर गई। दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में उस आदमी ने पर्दे में केवल थोड़ी सी जगह खोली और गुस्से में उसे तुरंत बंद कर दिया। उसके हाथ में मौजूद फोन की स्क्रीन पर पहले ही संकेत मिल चुका था कि बैटरी बेहद कम है। धत तेरी की, उस आदमी ने धीमी आवाज में शाप दिया और वापस बिस्तर पर चला गया। अपने फोन में चार्जर प्लग करने के बाद
उसने अपनी उदास आंखें कोने में कांप रहे लड़के की ओर कहा, मैम, यह बात है। ड्राइवर ने होटल के प्रवेश द्वार पर कार को तेजी से रोका। मिशू ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। वह कुछ कदम चलकर होटल में पहुंची, रिसेप्शनिस्ट के पास से गुजरी जो उसका स्वागत करने वाला था और लिफ्ट का बटन दबा दिया। रास्ते में वह पहले ही अपने फोन से इस होटल की सूचना प्रणाली को हैक कर चुकी थी। जब उसे जाना पहचाना नाम मिला तो उसका दिल बैठ गया। जब लिफ्ट ने तीसरी मंजिल दिखाई और धीरे धीरे किनारे की ओर खुली तो मिशू बाहर निकलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसके लंबे बाल तूफान से भीग गए थे और आज्ञाकारी रूप से उसकी गर्दन के किनारे चिपक गए थे। उसके कपड़े भी पानी के निशानों से भरे हुए थे, जिससे उसकी त्वचा थोड़ी पीली पड़ गई थी। वह सटीक ढंग से चलकर एक दरवाजे तक पहुंची और उस पर जोर से दस्तक दी। चू रुई, दरवाजा खोलो। उत्तर में केवल अनंत मौन था। मिशू ने जो किया वह रोक दिया और ध्यान से सुनने लगा। उसके कान हल्के से हिले और वह अंदर जानबूझकर धीमे कदमों की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। अध्याय 409, टकराव। जियो हे, क्या तुम अंदर हो? बहन तुम्हें लेने के लिए यहाँ है। चू रुई ने उत्तर नहीं दिया और मिशू ने जितनी जोर से संभव हो सके मेहे को बुलाया, लेकिन अंदर अचानक शांति हो गई। यहाँ तक कि अभी अभी पच्चाप भी गायब हो गए थे। मिशू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना कान दरवाजे पर लगाया और ध्यान से सुनने लगी। अचानक दरवाजे के अंदर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। मिशू की पुतलियां सदमे में सिकुड़ गईं। अंदर से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा न कर पाने पर उसने अपना पैर उठाया और लात मारकर दरवाजा खोल दिया। शोर ने तुरंत अन्य निवासियों का ध्यान आकर्षित किया। किसी ने स्थिति की जांच करने के लिए जल्दी से फ्रंट डेस्क को फोन किया। यह देखकर कि दरवाजे पर इतना बड़ा पदचिह्न था, स्टाफ सदस्य ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। सर, आप हैं? वह अपने पति और एक अन्य महिला को धोखा देते हुए पकड़ रही होगी। मैंने इस तरह की चीज बहुत देखी है। कुछ दर्शक इस दृश्य को अपने फोन में कैद करने के लिए उत्सुक थे। वे पत्नी द्वारा मालकिन और उसके धोखेबाज पति की पिटाई का नाटक देखने के लिए उत्सुक थे। लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। किसी ने उत्सुकतावश दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो पाया कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई नहीं था जिसने अभी दरवाजा खटखटाया था। खिड़की अंदर की ओर खुली थी और बाहर भारी बारिश के कारण हवा अंदर आ रही थी, जिससे अधिकांश पर्दे गीले हो गए थे। क्या वह शोर सुनकर खिड़की से कूदकर भाग गया? यह तीसरी मंजिल है। क्या यह आदमी मरना चाहता है? किसी ने गुप्त रूप से शिकायत की और तुरंत चुप हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिशू की अभिव्यक्ति वास्तव में भयानक रूप से ठंडी थी। जाहिर है, उसने भी इस संभावना के बारे में सोचा था। चू रुई का खिड़की से बाहर कूदना कोई बड़ी बात नहीं थी, भले ही वह मर भी जाए, लेकिन जियो वह बहुत डरपोक था। वह इतना बड़ा भय कैसे सह सका? इसे ध्यान में रखते हुए वह जल्दी से खिड़की की ओर भागी और नीचे देखा, केवल यह देखने के लिए कि नीचे के शेड में सेंध लग गई थी और चू रुई को उसके द्वारा लाए गए ड्राइवर ने कीचड़ में दबा दिया था और वह बुरी तरह से संघर्ष कर रही थी। उसने चारों ओर ध्यान से देखा, यह पुष्टि करने के बाद कि मेहे का कोई संकेत नहीं है, वह भी खिड़की से नीचे कूदने वाली थी। होटल की रिसेप्शनिस्ट चौंक गई और उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। मिस, ऐसा मत करो, उस तरह का झटका इसके लायक नहीं है। यह तीसरी मंजिल है, अगर आपका पैर टूट जाए तो क्या होगा? क्या झटका? मिशू ने घबराकर अपना हाथ झटक दिया। उसकी अभिव्यक्ति भयानक रूप से शांत थी। मैं तुम्हें कमरे के नुकसान की भरपाई करूंगा, मुझे मत रोको, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके साथ ही वह खिड़की पर चढ़ गई और नीचे कूद गई। रास्ते में उसने जमीन पर गिरने से पहले गिरने से बचने के लिए नीचे की खिड़की के किनारे को पकड़ लिया। जब ऊपर के लोगों ने उसकी पावटली हरकतें डकाम तो उनकी सांसें अटक गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कमरे में मौजूद आदमी उनका सामना करने के लिए बाहर आने के बजाय खिड़की से बाहर कूदना पसंद करेगा। अगर उनकी इतनी तेज गर्लफ्रेंड होती तो शायद वे जोर से बोलने की हिम्मत भी नहीं करते। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी चू रुई के चेहरे पर फैल गई। जब वह पहली बार लिन शहर में आया था तो वह मूल रूप से अच्छे कपड़े पहने हुआ था, लेकिन अब वह गंदगी में ढका हुआ था और सड़क के किनारे एक भिखारी से भी बदतर लग रहा था। अपनी मिस को देखकर ड्राइवर ने आखिरकार अपना हाथ छोड़ दिया। जैसे ही चू रुई आजाद हुआ, उसने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया।
उसके टखने में दर्द के कारण वह तनावग्रस्त हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने ऊपरी शरीर को संभाल पाता, उसका कॉलर उठ गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, मिशु का ठंडा चेहरा उसके सामने आ गया। मैं आपसे केवल एक बार पूछूंगा, मेरा भाई कहाँ है? मिशु की आवाज बर्फ से ढकी हुई लग रही थी, चू जिया में बारिश की आवाज से भी अधिक ठंडी। चू रुई ने जबरदस्ती मुस्कुरा दी और अपनी धुंधली दृष्टि को धीरे धीरे स्पष्ट करने के लिए अपनी आंखें हैकन की पूरी कोशिश की। इस समय आपको केवल अपने भाई की परवाह है। बेशक, अगर मुझे जियोहे की परवाह नहीं है, तो क्या मुझे तुम्हारी अपहरणकर्ता की परवाह है? मिशु ने उसके कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे चू रुई का लगभग दम घुट गया। आप जियोहे को कहाँ ले गए? चू रुई बुरी तरह मुस्कुराई और कहा, खुद अनुमान लगाओ। मिशु ने उसे कपड़े की तरह फेंक दिया और गुस्से से उसकी मुट्ठियां भींच लीं। हमारे परिवार को तुरंत हमारी सहायता के लिए किसी को भेजने के लिए सूचित करें। उसके साथ यहाँ जियो उसे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, मिस। ड्राइवर ने जल्दी से बटलहू को फोन करके मौजूदा स्थिति की जानकारी दी और आसपास किसी की तलाश की। चू रुई को जमीन पर गिरा दिया गया और उसके टखने पर गंभीर चोट लगी, लेकिन वह बस बाबाया अपने चेहरे पर हुई बारिश को अपने हाथ से पोंछा, अपना सिर उठाया और सीधे मिशु को देखा। क्या तुम्हें याद है, जब तुम छोटे थे तो बारिश में ओल्ड वांग ने तुम्हें दरवाजे के बाहर बंद कर दिया था? एक तुम्हें घर ले आया। उस समय तुम दुबले पतले और छोटे थे, और जब तुम मेरे घर में दाखिल हुए तो तुम्हारा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने तुम्हें नहाने के टली से ढक दिया और मेरी माँ को लगा कि मैंने एक बिल्ली का बच्चा उठाया है। मिशु एक कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि वह अचानक रुक गई। उसने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, चू रुई, हम ठीक हो सकते थे। क्यों? तुम मुझ पर आसामंद हो। तुमने मेरा एहसान चुकाने का वादा किया था, लेकिन तुम उस आदमी के लिए इतनी जल्दी बदल गए। चू रुई बारिश में जोर से डा लगी। अध्याय 410, बीमार हो जाओ। मैं आपका एहसान चुका सकता हूँ, लेकिन आपको जियोहे को नहीं छूना चाहिए था। मिशु बावहिना होकर यह कहकर चली गई। अब सर्वोच्च प्राथमिकता मेहे को जल्द से जल्द ढूंढना था। बारिश की बमदम उस पर और भी तेज प्रहार कर रही थीं। मिशु जल्दी में थी और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह भीग चुकी है। वह केवल यही सोच सकती थी कि इस समय उसका जियोही कितना डरा हुआ होगा। आकाश में गड़गड़ाहट हुई और बिजली ने भूरे आकाश को रोशन कर दिया, लेकिन यह भूमि के अंधेरे कोनों को रोशन नहीं कर सका। मिशु ने अपनी आंखों पर पानी की धुंध पोंकाई और लगभग घर घर जाकर पूछा, लेकिन उसे वह परिणाम नहीं मिला जो वह चाहती थी। यह देखते हुए कि आसमान गहरा और गहरा होता जा रहा था, रात हो चुकी थी। मिशु अपने आप को यह सोचने से नहीं रोक सकी कि पुनर्जन्म के बाद वह पहली बार जियोहे से मिलने आई थी। उस समय उसकी मुलाकात लूसी से हुई, जो उसके दूसरे व्यक्तित्व से नियंत्रित थी, और फिर मेहे से मिली, जो घर जाने के लिए दृढ़ थी। घर जाओ। मिशु की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसने हु यान को कॉल करने के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला। अंकल हु, घर से होटल तक के रास्ते में सावधानी से तलाशी लेने के लिए किसी को भेजें। जियो शायद वह अकेले ही घर चलना चाहता होगा। फोन से बटलहू की आवाज आई। ठीक है मिस, मैंने पहले ही उन सभी लोगों को भेज दिया है जिन्हें मैं बाहर भेज सकता था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बेहतर होगा कि आप जल्दी वापस आ जाएं। अगर तुम्हें सर्दी लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं ठीक हूँ। हालांकि मिशु ने कहा कि वह पहले से ही भीग चुकी थी। हाड़ कंपा देने वाली ठंड उसके पूरे शरीर पर हमला कर रही थी। यहाँ तक कि उसके होंठ भी थोड़े पीले पड़ गए थे, लेकिन वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और बनी रही। यह बारिश बहुत भारी और भीषण थी। अगर वह छाता भी पकड़ती तो भी भीग जरूर जाती। यदि उसकी गति धीमी हो जाती है तो वह शायद छाते का उपयोग भी नहीं करेगी। जियोहे को एक सेकंड पहले ढूंढने से वह एक सेकंड के लिए भी डर और चिंता से बच जाती। बटलहू को निर्देश देने के बाद उसने फोन रख दिया और अपने भाई को ढूंढना जारी रखा। अप्रत्याशित रूप से केवल कुछ कदम चलने के बाद उसे अचानक चक्कर आने लगा, जिससे वह रुकने को मजबूर हो गई। वह नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। वह केवल इतना जानती थी कि वह अभी तक नहीं गिर सकती। जियो वह अभी भी उसके घर ले जाने का इंतजार कर रहा था। काश वह अधिक समय तक टिक पाती। वह कठिनाई से आगे बढ़ती रही।
ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का वजन उसके शरीर पर 1000 किलोग्राम है, जिससे उसकी पीठ अधिक से अधिक झुक रही थी और वह धीरे धीरे उठ नहीं पा रही थी। मिशू! पीछे से एक भयंकर दहाड़ की आवाज आई। मिशू पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर बेकाबू होकर गिरना चाहता था। वह जमीन के और भी करीब आ रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड में वह संभल गई और गर्मजोशी से गले लग गई। मिशू, तुम पागल हो! उस आदमी की दहाड़ ठीक उसके कानों के पास थी, जिससे उसका सिर और भी अधिक दुखाने लगा। मिशू ने धीरे से अपना हाथ उठाया और दूसरे पक्ष का मुंह ढक दिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी दृष्टि काली होती जा रही थी और वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। दरवाजा काल्म! जैसे ही आदमी ने आदेश दिया, उसका शरीर हवा में उठ गया और उसे आदमी की बाहों में ले जाया गया। यह नहीं चलेगा। जब तक उसे जियोहे नहीं मिल जाता, वह वहां से नहीं जाएगी। मुझे नीचा दिखाया। उसके होठों और दांतों के बीच से एक कमजोर आवाज निकली और यहाँ तक कि मिशू भी चौंक गई। उसकी आवाज बहुत कर्कश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में आग लग गई हो और उसका शरीर भी गर्म महसूस हो रहा था। लेकिन वह अभी भी ठंड से कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। वह आदमी उससे बहुत नाराज लग रहा था। उसकी छाती, जो मिशू के खिलाफ कसकर दबी हुई थी, जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। इससे पहले उसने असहाय होकर कहा, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे छोटे भाई को ढूंढने के लिए किसी को भेजूंगा। निश्चिंत रहो, भले ही मुझे पूरे शहर को उलट देना पड़े, मैं उसे बिना किसी नुकसान के तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। इस व्यक्ति का लहजा काफी आत्मविश्वासी था। मिशू ने पलकें झपकाईं और उसकी लंबी पलकों ने अवरोधक बारिश की बूंदों को दूर कर दिया। इस बार उसने अंततः उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देख लिया। इस समय उसके जबड़े की रेखाएं बेहद तनावपूर्ण थीं और उसका चेहरा इतना काला था मानो किसी ने उस पर लाखों का कर्जदार हो, लेकिन उसके कंधे को पकड़ने वाला हाथ कोमल और संयमित था, जैसे कि उसे डर हो कि अगर उसने बहुत अधिक ताकत लगाई तो वह उसे चोट पाएगा। जियांग हे, कंबल! अगले सेकंड में मिशू को कार में ठूंस दिया गया और एक मुलायम कंबल ने उसे ढक दिया। लूसी ने धीमी आवाज में शाप दिया और फिर शांति से निर्देश दिया, अरे, उसे बुखार है। उसे पास के अस्पताल में भेजो। इसके अलावा मैं परिवार के पास जाओ और साफ कपड़ों का एक सेट ले आओ। उन्हें बताओ कि मिशू को मैंने छीन लिया है। उनसे कहो कि वे चिंता न करें। ठीक है, मास्टर सी। जैसा कि उस व्यक्ति से अपेक्षा की गई थी जो सबसे लंबे समय तक लूसी के साथ था, जियांग उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुशलतापूर्वक कार से उतरकर मिशू को अस्पताल ले जाने में लूसी की मदद करने से पहले अस्पताल तक का पूरा रास्ता तय कर लिया। लेकिन लूसी का दूसरों पर भरोसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। भले ही वह बारिश में भीग गया था, फिर भी उसने हटाया मिशू को हवा और बारिश से बचाया। अस्पताल में प्रवेश करने के बाद मिशू पूरी तरह से बेहोश थी। लूसी ने मिशू को इतना पीला कभी नहीं देखा था। वह एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह थी जो बेहद नाजुक थी। वह उसे डमटना भी सहन नहीं कर सका। भूल जाओ इस बात की खातिर कि वह अभी मरीज थी, वह उसे बाद में सबक सिखाएगा। वक्फ ताम। Subscribe to my channel for latest updates and more similar